स्वागत है दोस्तों आपका अपना ही गुरु मंत्रा में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीडीपी है ना। सीडीपी जो PYQ है 2011 से 24 तक जितना भी क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन माध्यमिक स्कूल में बच्चों का समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। अनावश्यक हो जाएगी या प्रारंभिक बाल्य अवस्था की तुलना में कम होगा या प्रारंभिक बाल्य अवस्था की तुलना में बढ़ जाएगी या प्रारंभिक बाल अवस्था के जितनी ही रहेगी। ठीक है, तो क्या पता है जब बच्चे क्या होते छोटे होते तो उसकी लगाव क्या होता है, परिवार से होता है। जैसे बढ़ता है तो उसकी लगाव किससे होता है, समाजीकरण से। तो परिवार का भूमिका कम हो जाती है। तो वही कहा प्रारंभिक बाल्य अवस्था की तुलना में जो समाजीकरण में क्या होती है उसकी भूमिका कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय क्या है, प्राणी है। और तर्क कहता है कि बच्चे है ना सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। और विकल्प दिया है ए और दोनों सही है या सही व्याख्या करता है या दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है। तो यहाँ पर हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीन पियाजे की जो आलोचना है, जीन पियाजे की आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार बच्चे क्या सक्रिय प्राणी है, यानी उन्होंने उसकी आलोचना ये जो दिया है ये नहीं है। उसकी आलोचना क्या है कि जीन पियाजे समाज और संस्कृति को इतना महत्व नहीं देता है। किसको ना तो वो समाज को इतना महत्व मानता है ना तो वो संस्कृति को मानता है, इसीलिए इसकी क्या है आलोचना है। तो समाज और सांस्कृतिक ये दोनों आलोचना है जीन पियाजे की, लेकिन यहाँ क्या कहता है विचार। तो ये क्या होगा, कथन मेरा गलत है। ठीक है, तो कथन मेरा गलत है। अब देखो तर्क कहता है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय होकर करते हैं। कोई भी सूचना हो तो वे क्या करेगा, सक्रिय होकर ग्रहण करता है। तो आर भी गलत है। तो ए या आर दोनों गलत होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ डी में दिया है। देखो अगला कहता है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, पुनर्बलन। तो बताना है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया तो महत्वपूर्ण उसका क्या भूमिका होगा, गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, है ना, पुनर्बलन। तो देखो हम लोग सीटेट में पुनर्बलन को नहीं पढ़ते हैं। आपके पास बचा गतिविधि, अनुकूलन, भाषा। तो भाषा के बारे में कौन बताया था, तो वाइगोस्की बताएगा, है ना। तो ये भी कट गया। अनुकूलन है ना, नकल करना, तो ये भी कटा, बचा क्या गतिविधि। तो यही सही होगा पियाजे के अनुसार, है ना। तो यह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, गतिविधि। निम्न में कौन से युग्म का मिलान सही है। आपको देखना है यहाँ पर दिया है, अब बताना है क्या सही है। संवेदी चालक अवस्था, बच्चा जब संवेदी चालक अवस्था में होता है क्या हुए, मूर्त है ना समस्या पर तर्क करता है। या जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है तो वह प्रतिवर्ती सोच था, है ना, विकेंद्रीकरण के बारे में। या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है ना वस्तु अस्थायित्व तथा जीववाद सोच आता है। या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चीज़ों का सोच करता है। तो यहाँ बच्चे कौन क्या करना है, हमको सही मिलान देखना है। तो संवेदी चालक अवस्था में तो बच्चा क्या मूर्त समस्या का पर तर्क करेगा, नहीं करेगा। मूर्त समस्या पर तर्क तब करेगा जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण यहाँ पर बच्चे नहीं करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु अवस्था ये नहीं है, ये पहला चरण में करते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे यानी बालक अमूर्त सोच, है ना, कर पाते हैं। तो अगला देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। ठीक है, तो एक मैंने बालक बच्चा क्या कहता है कि कानून लोगों की ज़रूरतों को अगर पूरा नहीं कर रहा है तो अब एक आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर के नैतिक विकास के कौन से अवस्था में आता है ना, क्योंकि कोहलबर ने नैतिक विकास के 3 अवस्था बताए हैं, पता है। पहला दिया है ऑप्शन देखो, उत्तर
पारंपरिक नैतिकता बताएगा, या पूर्व पारंपरिक नैतिकता होगा, या विषम नैतिकता होगा, या स्वतः नैतिकता होगा। यहाँ पर कानून को बदलने की बात होती है, तो कानून को कब बदलेगा, लास्ट स्टेज में जब जाता है तब कानून को बदलने की बात होती है। इसीलिए इसका आंसर उत्तर पारंपरिक क्या हो जाएगा, नैतिकता बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि में मानकीकृत परीक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। और कारण यानी तर्क दिया है, बुद्धि लब्धि को मापने वाले मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। आपको बताना है दोनों सही है या गलत है, या ए सही है आर गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहीं पर अगर मानकीकृत वाला शब्द आएगा वो हमेशा गलत होता है, तो इसीलिए ये जो दिया हुआ है कारण तो गलत हो गया। तर्क देखो, तर्क बुद्धि लब्धि मापने वाली मानकीकृत आ गया ना यहाँ पे मानकीकृत, तो ये भी नेगेटिव होता है, ये भी गलत होता है, तो ये भी कट गया। तो और तर्क और कारण दोनों गलत है, अर्थात कहेंगे ए और आर दोनों गलत है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में देखें, समाज की सांस्कृतिक पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, और इसका तात्पर्य क्या है, जेंडर एक जैविक संरचना है, या जेंडर एक जैविक संरचना है, या जेंडर एक सामाजिक है, जेंडर आनुवांशिक कारकों से तय होता है, या जेंडर ना तो जैविक है और ना ही क्या है, ना तो जैविक है ना ही वह आनुवांशिक है। तो बताना है आपको कि जेंडर हमेशा क्या होता है, सामाजिक होता है ना, सामाजिक रचना में आता है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। अब आकलन है ना, तो आकलन किसके लिए किया जाता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और चिंता उत्पन्न करने चाहिए। क्या आकलन का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे को चिंतन और तनाव उत्पन्न करना हो, नहीं, ये तो गलत होगा, है ना। आकलन से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल ये वाला जो है ना ये सही है। अगला देखेंगे, बच्चों के मानकीकरण है, ये गलत होगा। बच्चों की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना, नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो समावेशन के बारे में मतलब गलत कह रहा है या सही नहीं है, उसको देखेंगे। ऑप्शन ए में है, यह समावेशन वो है अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला, समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्य के अनुकूल पर केंद्रित, या समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, या इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट, तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा गलत है। यह समावेशन और अपमर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियात्मक के रूप में देखता है, बिल्कुल ये तो सही है। तो ये जो सही है ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला है समावेशन केवल आया, तो ये भी कट जाएगा। समावेशन से सभी विद्यार्थी को लाभ मिलता है, समावेशन केवल एक खास वर्ग के, ये भी गलत। समावेशन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सहायिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशील में मदद करेगा। आपको बताना है ऐसा कौन सी सहायिकी मतलब सहायता, ऐसा कौन सी उदाहरण है जो तकनीकी यानी ऐसा उदाहरण जो तकनीकी का है विद्यार्थी का जो गतिशील में मदद करेगा, तो वो कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो क्या छड़ी विद्यार्थी के गतिशील में मदद करेगा, या ब्रेल प्रणाली करेंगे, या सरवन मदद करने, या आवर्धन लेंस से। अब यहाँ पर दिया है क्या, गतिशील, तो गतिशील में ये आवर्धन लेंस का कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सरवन में मदद यानी सुनने के लिए कहाँ से गतिविधि आएगा, तो सी भी नहीं होगा, है ना। ब्रेल लिपि तो मतलब ब्रेल लिपि उसके लिए होता है जो मतलब देख नहीं सकता, तो ऑप्शन बी भी कटेगा। और ऑप्शन बचा ए यानी छड़ी के माध्यम से ही, है ना, व्यक्ति गतिशील करते हैं, या बच्चे भी गतिशीलता में भाग लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, है ना, बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं ना। तो जीन पियाजे का ये सबसे अंतिम जो चरण था वही है कि बच्चे अंतिम में यानी अमूर्त में क्या करते हैं, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब क्या शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, संवेदी चालक अवस्था नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं, मूर्त नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक बिल्कुल सही है, यह होगा।
अगला देखो, लेव वाइगस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी, है ना। स्वर पाठ हुए रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, या इनाम सजा या प्रतिक्रिया के अनुबंध को। जहाँ भी वाइगस्की मिलेगा तो वाइगस्की क्या कहता है, हमेशा सहायता की बात करता है, हमेशा क्या करता है, सहायता की बात करता है। तो यहाँ पर देखो असहाय, है ना, दिया है सहयोगात्मक सीखने को में मदद करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या, जो बी है, बिल्कुल सही होगा। देखो, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी की क्या विशेषता होती है, वे विफलता का कम डर और क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, और विफलता का उच्च भय और क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, और विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। तो महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है ना, जो पढ़ने में तेज होती है, तो इसकी क्या विशेषता होती है, देखो जो महारत उन्मुखी विद्यार्थी होता है ना, वो यानी फेल होने से कम डरता है और अपनी क्षमता पर ज़्यादा गर्व करता है। इसीलिए ऑप्शन ए होगा कि विफलता का कम डर होगा उसको, और जितनी क्षमता है उसका वार्षिक दृष्टिकोण का उपयोग करेगा, इसीलिए जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के। बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं तो क्रम क्या होना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, अज्ञात चीज़ों से ज्ञात चीज़ ले जाएंगे, या बच्चे को उच्च क्रम से निम्न क्रम विधि से सिखाएंगे, या अमूर्त से मूर्त, या सरल से जटिल, है ना। तो कोई भी अवधारणा को परिचित कराना है तो अज्ञात से ज्ञात नहीं, बच्चे को जो ज्ञात है उससे अज्ञात जाना, तो ये नहीं होगा। उच्च क्रम से निम्न क्रम बिल्कुल नहीं होगा, निम्न से उच्च होगा। यदि अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त यानी देखने वाली चीज़ से अमूर्त जाना है। सरल से जटिल बिल्कुल सही है। बच्चे को कोई भी अवधारणा का परिचित करना है तो पहले सरल चीज़ों के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे जटिल चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, कहता कि जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश डैश, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन में जब बच्चा नए, जहाँ भी नए की बात आएगा तो नए की जैसे ही आएगा तो समझेंगे कि यह क्या है, पूर्व ज्ञान में बदलाव कर लिया। पूर्व ज्ञान में अगर बदलाव करता है तो उसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अगर पूर्व ज्ञान में ही बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, समायोजन होगा। बच्चा का समाजीकरण क्या होता है, एक सरल और रेखीय प्रक्रिया होती है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, और एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया। समाजीकरण, समाजीकरण में देखो एक सरल प्रक्रिया नहीं होगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे व्यक्ति होती है, अलग अलग मतलब सारे व्यक्ति भिन्न होता है, इसीलिए समाजीकरण में क्या होती है, यह सरल प्रक्रिया नहीं माना जाता है। एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बिल्कुल नहीं, एक जटिल और बहु, हाँ बिल्कुल, है ना। समाजीकरण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रतिक्रिया है, और एक निश्चित स्थिर, ये तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, कहता है कथन कारण से क्वेश्चन है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे अनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पर्यावरण कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो कथन में बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में अगर देरी है तो सीधे आप अनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहरा सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यानी ए तो कट गया, कथन गलत है। कारण देखेंगे यानी तर्क देखेंगे, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, बिल्कुल निभाता है ना, तो ये भी गलत है। तो कथन कारण दोनों गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया ए आर दोनों बिल। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेता है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझ यहाँ बना लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनका निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। वो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहता है बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लिया, ठीक है, समझ बना ली, परंतु वह नहीं समझ पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय है, तो ये क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर संवेदी नहीं लगाएंगे क्योंकि समझ बच्चे को आ चुका है, समझ नहीं आता है ना, समझ नहीं आता तब कहते संवेदी गामक अवस्था, लेकिन कहता है कि यहाँ समझ तो बना लिया, तो समझ जैसे बनाएगा तो संवेदी अवस्था कट जाएगा, उसका अगली वाली अवस्था आएगा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है।
लॉरेंस कोल्बर ने अपने सिद्धांत के नैतिक विकास के कितने चरण है ना प्रतिपादित किए? तो हमको पता है कि लॉरेंस कोल्बर ने कितने चरण दिए हैं? 6 चरण दिए। और स्तर की बात करें 3 स्तर है और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण है, तो 3 दूनी 6, कितना चरण हो गया? चरण 6 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कहता ले वाइगोस्की के अनुसार डेड डेस का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुबंधन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश या स्कीमा। अनुबंधन है ना, ये तो पावले का, ये तो कट जाएगा। पुनर्बलन स्टेट में पढ़ना ही नहीं है। स्कीमा के बारे में कुछ यहाँ पर कहता है सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ले वाइगोस्की 3 ही चीज़ में, एक तो भाषा, सांस्कृतिक है ना, समाज, सहयोग, इसमें मतलब बात करता है, तो सांस्कृतिक परिवेश बिल्कुल सही आंसर है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों यानी डांसर है ना, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होती है? तो पता है कि हावर्ड गार्डनर ने कितना दिया है? 8 बुद्धि दिया। होता तो बहुत सारे, लेकिन 8 दिया है। तो इसके अनुसार जो नर्तक होती है, जो धावक यानी अभिनेता होते हैं, उसके पास कौन सी बुद्धि होती है? क्या वे स्थानिक बुद्धि होता है, या भाषा वाली बुद्धि, शारीरिक गति, संवेगात्मक बुद्धि, या अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है उसमें? तो यहाँ पर देखो नर्तकीय दिया है, तो नृत्य यानी डांस किससे होता है? शरीर से होता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? शारीरिक गति और संवेदनात्मक बुद्धि ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? जेंडर समानता को देगा, या जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समता? अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है ना, तो लड़कों के लिए एक शिक्षक कहता है कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। बताओ यहाँ पर जेंडर क्या कर रहा है? समानता होगा? नहीं, तो ये जेंडर रूढ़ी है ना बद्धता को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि पुरुष और स्त्री को ये अलग अलग समझ रहा है, तो इसीलिए जेंडर रूढ़ता को ये बढ़ावा कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो अगला देखो, कहता है कि बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? क्या मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, या आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना हो, या मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, या मूल्यांकन में बच्चे द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए? आपको बताना है कौन सा कथन बिल्कुल सही है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है तुलना, तो तुलना तो निगेटिव वर्ड है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तुलना तो कट जाएगा, पहले ही काट दिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आकलन हम चिंता भय के लिए नहीं करते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। जब भी मूल्यांकन करते हैं तो बहुत सारे साधन है ना का उपयोग करके करें। मूल्यांकन में बच्चे द्वारा स्वयं है ना खुद का मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है ना? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, और पृथ्वीकरण के नामीकरण, और सहयोगपूर्ण सीखना। क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा का भावना के पालन नहीं करता है ना, तो नहीं करता है, तो हमको क्या देखना है? गलत। कहाँ चले गए? तो इसका क्या होगा है ना? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथ्वीकरण और नामिकीकरण। जहाँ भी है ना पृथ्वीकरण और नामिकीकरण आएगा वो गलत होता है, और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखो, वंचित पृष्ठभूमि, यानी वंचित पृष्ठभूमि मतलब ऐसा जगह जहाँ बच्चे है ना के पास सुविधा ना हो। तो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं। केवल भी गलत हो जाएगा, केवल गलत होगा। हाँ, अपने स्वयं के अनुभव साझा करें, और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए ही प्रोत्साहित करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला देखो, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, या प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल और नियमित कार्य दिए जाना चाहिए, या प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, या प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरत होती है।
जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होता है वो तो बहुत चीज़ सीखने के लिए क्या होता है, जागरूक होता है, लेकिन क्लास में सबको लेके चलना होता है, तो इसीलिए टीचर कभी कभी क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही रहेंगे क्लास में। आज का अंतिम क्वेश्चन है ना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर क्या है, निश्चित नियमों का पालन करेंगे तो क्या कहलाएगा, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, सजा आज्ञाकारिता, कानून और अभिविन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर बालक क्या सोचते हैं कि जो भी कानून बना है वो हमारे लिए बना है और कानून का पालन करना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आज यही तक रखते।